नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। जिस अमेरिका को अपने हथियारों पर गुमान था, नाज था, आज उसी का अभिमान मिट्टी में मिल चुका है। सनकी ट्रंप जिन हथियारों के दम पर दुनिया को डराया करते थे, ईरान ने अब उन्हें खिलौना बना दिया। हौसलों से लैस ईरान ने वो कर दिखाया जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के होश उड़ा दिए। कभी ना हारने वाला या कभी ना हारने का दम भरने वाला अमेरिका, उसके घमंड को ईरान ने मिट्टी में मिला दिया। कहते हैं ना कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, लेकिन यहाँ तो ट्रंप का घमंड सीधे सीधे पाताल में जा गिरा। पिछले 24 घंटों में ईरान ने अमेरिका के 7 एडवांस विमानों को गाजर मूली की तरह काट दिया है। 24 सालों में पहली बार अमेरिकी वायुसेना की पीठ ऐसी टूटी कि संभलना मुश्किल है। अरबों डॉलर का बिजनेस, बड़ी बड़ी मार्केटिंग, सब धरी की धरी रह गई। ईरान ने साबित कर दिया कि ऊंची दुकान फीका पकवान। अमेरिका के महंगे इंटरसेप्टर खत्म हो रहे हैं, हथियारों का स्टॉक खाली है और ट्रंप का अजेय होने का भ्रम पूरी तरह से भस्म हो चुका है। अब दुनिया देख रही है कि अमेरिकी तकनीक बस एक गुब्बारा भर है और कुछ नहीं, और वो ऐसा गुब्बारा जिसने ईरान ने चुटकी में फोड़ दिया। बाजार में नए खिलाड़ी आ चुके हैं और ट्रंप के हथियारों की दुकान पर अब ताला लगने की नौबत आ गई है। यहाँ जंग नहीं, अमेरिकी रसूख का अंत है। ईरान के हौसलों ने दिखा दिया कि जंग मशीनों से नहीं, कलेजे से जीती जाती है। ट्रंप का घमंड अब इतिहास के पन्नों में राग बन चुका है। कैसे बताएंगे इसका पूरा आपको ABCD, इसका हर एक पहलू। दुनिया ने सोचा था कि अमेरिका की तकनीक अजेय है, लेकिन ईरान के हौसलों ने उस भ्रम को भी मिट्टी में मिला दिया जिसे ट्रंप अपना सबसे बड़ा हथियार कहते थे। आज वो ईरान के सामने पानी भर रहा है। 24 सालों के बाद पहली बार अमेरिकी वायुसेना के सीने पर ऐसा घाव हुआ जिसे इतिहास कभी भूल नहीं पाएगा। 24 घंटे और 7 अमेरिकी विमान ढेर हो गए। जी हां, 24 घंटे के अंदर एक या दो नहीं, 7 अमेरिकी विमानों को ढेर कर दिया गया है। अब ऐसा लग रहा है कि ट्रंप का अजेय होने का घमंड पूरी तरह से भस्म हो चुका है, चकनाचूर हो चुका है। इसी पर 2 पंक्तियां हैं कि गुरूर तख्त तो ताज को खाक में मिला देंगे, हौसलों की आग से फौलाद को पिघला देंगे। ना समझ हमें कमजोर है दुनिया के मगरूर, हम वो है जो समंदर में भी आग लगा देंगे। अब जरा कुछ तस्वीरें जो मैं आपको दिखाने जा रही हूं, उस तस्वीर को देखिए। ईरान के हमले में अमेरिकी फाइटर जेट कैसे ताश के पत्तों की तरह भर भराकर गिर गया और उसमें आग भी लग गई। जी हां, जो तस्वीरें सामने आई, देखते ही देखते किस तरह से वो पूरी तरह से खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। देखिए, ये अमेरिकी फाइटर जेट है जो अनकिलेबल माना जाता है, जो रडार में आ नहीं सकता। ये तमाम वो जेट्स हैं और आसमान में ईरान का आसमान था। ये ईरान के आसमान में किस तरह से ये पूरी तरह से धराशायी हुआ और जमीन पर लड़खड़ाते हुए गिर गया और गिरते गिरते उसके तमाम परखच्चे भी आसमान से नीचे गिरे। देखिए, ये फाइटर जेट है और इसके परखच्चे धीरे धीरे इधर उधर आपको बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ ही बिखर गया है अमेरिका का गुरूर भी, वो गुरूर जो इन हथियारों के साथ में अमेरिका दूसरे दुनिया के देशों को बेचा करता था। समझिए, कोई मामूली हमला नहीं था, ये मामूली कोई घटना भी नहीं है। जो पिछले 24 घंटों में हुआ, उसने पेंटागन की नींद हिलाकर रख दी, नींद उड़ाकर रख दी। ईरान ने दावा किया है कि उसने एक या दो नहीं बल्कि 7 अमेरिकी विमानों को आसमान से चींटी की तरह मसलकर जमीन पर लापटका। इसमें अमेरिका का गौरव कहे जाने वाले F-15E स्ट्राइक ईगल भी शामिल है और टैंक किलर A-10 थंडरबोल्ट भी शामिल है। अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट कैसे जंग विनाशक युद्ध एक तरह से बन चुका है, आइए आपको बता देते हैं। दरअसल ईरान में F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट तबाह हो चुका है, ये दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी ही अब चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट के बेहद नजदीक A-10 वार्थक विमान क्रैश हुआ है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा एक UJ-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी तबाह होने की खबर है और दूसरा क्षतिग्रस्त हो गया। हमला किया था ईरान ने इस पे। 24 घंटों में अमेरिका के करीब 10 विमान, हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त होने की खबर है। और मिडिल ईस्ट में अगर अब तक की बात करें तो अभी तक 4 F-15E जेट नष्ट कर चुका है ईरान, जो अमेरिका के थे।
F-35, F-16 विमान भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और जो तमाम तस्वीरें सामने आई हैं उसके आधार पर ये रिपोर्ट्स हैं। ये अमेरिका के लिए कांटों तो खून नहीं वाली स्थिति है। 24 सालों के इतिहास में पहली बार अमेरिकी वायुसेना पर ऐसा घातक वार हुआ। ट्रंप जो अजय होने का ढोंग अभी तक करते रहे, आज उनका वो ढोंग भी तार तार हो चुका है। ईरान के भीषण प्रहार से डोनाल्ड ट्रंप के हथियार कैसे अब बेकार पड़ गए हैं, वो भी आइए जान लीजिए, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल मिडिल ईस्ट जंग में ईरान ने दावा किया कि F-415 फाइटर जेट नष्ट कर दिए गए, 2 F-16 फाइटर जेट भी तबाह कर दिए गए, 1 F-18 क्षतिग्रस्त कर दिया गया और 2 F-35 जेट भी ढेर करने का दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, ईरान का भीषण प्रहार है, ट्रंप के हथियार बेकार हैं, F-15, F-16, F-18, F-35 ये सब तबाह कर दिए गए हैं और ये सभी एक तरह से अमेरिका की ताकत हुआ करते थे। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का सौदागर है, सबसे बड़ा मार्केट है उसका। उसकी अर्थव्यवस्था भी इन्हीं हथियारों के बिजनेस पर डिपेंडेंट है। वो अपने हथियारों का झूठा प्रचार करता है और अरबों डॉलर कमाता है, लेकिन ईरान ने ये दिखा दिया कि ये हथियार सिर्फ कागज के शेर है और कुछ नहीं। ट्रंप के ये महंगे खिलौने ईरान की मिसाइलों के सामने तो भीगी बिल्ली बन गए। जिस तकनीक को बेचकर अमेरिका तिजोरियां भर रहा था, आज उस तकनीक की साख 2 कौड़ी की रह गई है। ईरान ने कैसे एक एक करके अमेरिका के महंगे फाइटर जेट्स को का नामो निशान मिटा दिया, आइए वो भी आपको समझा देते हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि ईरान ने दरअसल अपने एयर स्पेस में IRST सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। यह IRST क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। दरअसल IRST का मतलब होता है इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम। IRST सिस्टम अमेरिकी विमानों को ट्रैक करता है। IRST अमेरिकी विमानों के टेम्परेचर को मापता है। कैसे? दरअसल अमेरिकी विमानों की कमजोरी को ही ईरान ने पकड़ा, भापा और उसी को अपनी ताकत बना लिया। दरअसल बताया जा रहा है कि अमेरिकी स्टेल्थ विमानों का इंजन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। विमान का जो पिछला और निचला हिस्सा है, अचानक से उसमें हीट बढ़ जाती है और इस हीट को ईरान का IRST सिस्टम पकड़ लेता है, ट्रेस करता है, ट्रैक करता है और उस पर हमला कर देता है। और यही वजह है कि पिछले 24 घंटों में इस युद्ध में अजेय बनकर निकला है ईरान। सनकी डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि पाबंदियां और धमकियों से ईरान को वो घुटनों पर ला देंगे, लेकिन उन्होंने ये भूल कर दी कि ईरान ने ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। ट्रंप का अहंकार आज उनके गले की हड्डी बन गया। ईरान ने साबित कर दिया कि जिसके पास हौसला होता है उसे हथियारों के प्रदर्शन की जरूरत तक नहीं होती। ईरान की मार की वजह से किस तरह से अमेरिका के हथियारों का स्टॉक खाली हो रहा है वो भी जरा समझ लीजिए। दरअसल एक एक करके तमाम जो हथियारों हैं अमेरिका के वो खत्म होते जा रहे हैं। थर्ड इंटरसेप्टर का करीब 85% भंडार खत्म हो चुका है अमेरिका के पास में। जी हाँ, इतना ही नहीं, अब जानकारी ये है कि जिस तरह से ATACMS या फिर PRSMS मिसाइलें हैं वो भी लगभग 90% खत्म हो चुकी है, यानी कि स्टॉक ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब बताया ये जा रहा है कि इस जंग में 2400 पैट्रियट इंटरसेप्टर का इस्तेमाल किया गया जो तबाह हुआ। टॉमहॉक मिसाइलों का नुकसान हुआ अमेरिका को। जैसम का मिसाइलें भी खत्म हुई, JASSM, और इसके अलावा कई और बड़ी ये कहा जाए कि हथियारों का जखीरा समाप्त हो चुका है। अमेरिका का हथियारों का स्टॉक अब ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर रह गया। जिस गति से ईरान हमले कर रहा है उस गति से अमेरिका नए इंटरसेप्टर बना ही नहीं पा रहा। ट्रंप का अहंकार अब उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। अमेरिका का डिफेंस बिजनेस आज दौड़ते घोड़े से गिरने जैसा महसूस है। निवेशक अब डर रहे हैं। शेयर बाजार में डिफेंस कंपनियों का ग्राफ गिर रहा है और पूरी की पूरी दुनिया बस सिर्फ देख रही है और कुछ नहीं। देख रही है कि अमेरिकी सुरक्षा की गारंटी अब किस तरह से मात्र पानी का बुलबुला है। आपको बताते हैं कि यूएस के हथियारों का बिजनेस कैसे डूबता हुआ नजर आ रहा है, वो भी जरा समझ लीजिए। अब दरअसल कहा यह जाता है कि हथियारों के स्टॉक में भारी कमी, इसमें कोई शक नहीं। ईरान के हमले रोकने के लिए महंगे इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल पहले ही अमेरिका करता रहा। शुरुआती हफ्तों में थर्ड इंटरसेप्टर का लगभग 25% हिस्सा इस्तेमाल हो चुका है और वो तबाह भी ईरान कर चुका है। अब महंगे नुकसान की बात कर लेते हैं। कैसे? ईरान के हमलों में अब तक अरबों डॉलर का नुकसान अमेरिका झेल चुका है।
कतर स्थित लगभग $1.1 बिलियन का AN/FPS 132 अर्ली वार्निंग रडार ईरान ने नष्ट कर दिया। कुवैत में जो नष्ट हुए 3 F-15E स्ट्राइक ईगल विमान, उससे बड़ा नुकसान हुआ। वहीं दूसरी तरफ F-15E-3 स्ट्राइक ईगल विमान की कीमत जो है वो लगभग $282 मिलियन है। अब प्रोडक्शन और डिमांड का असंतुलन भी समझ लीजिए। अमेरिका की हथियार बनाने की तेजी ईरान की तुलना में बहुत ज्यादा धीमी है, ये भी कई जानकार ऐसा दावा करते हैं। ईरान हर महीने लगभग 100 मिसाइलें बना रहा है। अमेरिका महीनों में केवल 6 से 7 इंटरसेप्टर ही बना पाता है। डिफेंस स्टॉक की अगर बात करें तो उसमें भी भारी गिरावट दर्ज की गई। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी प्रमुख जेफरी क्रूज को हटा दिया गया और ये भी अपने आप में कई सवाल इसके साथ में खड़े हो गए। इतना ही नहीं, आप ये समझिए, इसके अलावा डिफेंस इंटेलिजेंस पर तो इसका प्रभाव पड़ा ही है। इसके अलावा भी लगातार जो तमाम परिस्थितियां बनी रही वो अमेरिका की चिंता को एक तरह से सिर्फ बढ़ाती हुई ही नजर आई है। जब एक साम्राज्य गिरता है तो नया उदय होता है। अमेरिका की इस विफलता ने बाजार में नए कंपटीशन के लिए दरवाजे खोल दिए। भारत जैसे देश जो अब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा अवसर है। दुनिया अब समझ गई है कि सिर्फ ब्रांड नाम से जंग नहीं जीती जाती। ट्रंप का घमंड भस्म होते ही दुनिया अब नए विकल्पों की ओर भी देख रही है। हथियारों के बिजनेस में अब कौन कौन से देश आगे आ गए हैं, ये भी जरा जान लीजिए। अमेरिका को पीछे धकेलने के लिए अब अमेरिका के जो बड़े प्रतिद्वंदी हुआ करते थे वह बन गए हैं सिंघम हथियारों के बिजनेस के। अभी तक अमेरिका था, लेकिन अब समझिए रूस, चीन, फ्रांस, यूरोपीय देश अब हथियारों के इस बिजनेस में अपने आप को मजबूत बना रखे हैं। अमेरिका का दौर क्या खत्म होने वाला है, ये सभी की जुबान पर बस एक ही सवाल है, क्योंकि अमेरिका जिसके पास में स्टॉक धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है, जब उसके पास हथियारों का स्टॉक ही नहीं बचेगा तो फिर वो हथियार बेचेगा क्या। रूस जो दूसरे नंबर पर दुनिया का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है, उसके पास में बड़ा मौका है अपने व्यापार को एक्सपेंड करने का। चीन, फ्रांस, यूरोपीय देश कभी हथियारों के बिजनेस के रेस में अब ये कहा जाए कि वो भी शामिल हो गए हैं या उनकी संभावना बन रही है। ईरान ने अपनी सरजमी की रक्षा के लिए जो तेवर दिखाए उसने ट्रंप के घमंड को भस्म कर दिया, इसमें कोई शक नहीं। ये जंग सिर्फ दो देशों की नहीं बल्कि अहंकार बनाम साहस की जंग बन चुकी है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में अमेरिका इस अपमान का बदला आखिर लेता है तो कैसे, और वो भी शांति का रास्ता क्या वो चुनता है, ये देखने वाली बात है। करेंगे चर्चा, खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है। आइए जल्दी से आपको उनसे मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदेंदु जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रखे हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं बतौर रक्षा विशेषज्ञ। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है इस चर्चा में। यूके देवनाथ जी, मैं पहले आपसे सवाल करना चाह रही हूँ, अमेरिका की बड़ी सैन्य ताकत, उसके जो ये युद्ध विमान माने जाते हैं, फाइटर जेट्स माने जाते हैं, पिछले 24 घंटों के अंदर 7 फाइटर जेट्स ध्वस्त कर दिए गए हैं, गिरा दिए गए हैं। ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है। सर, कितना बड़ा झटका है ये अमेरिका के लिए? देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका ने इतने दिन की जो लड़ाई लड़ी उसमें पिछला 24 घंटे अमेरिका के लिए बहुत भारी पड़ा। उन्होंने फाइटर जेट खोए, F-15 खोया, A-10 खोया, 2 हेलीकॉप्टर खोए। किसी भी युद्ध में बतौर फाइटर पायलट मैं बात कर रहा हूँ अभी, हमारी ट्रेनिंग इस तरह से होती है कि सबको पता रहता है कि जब मिशन पे जाएंगे तो कुछ लोग हताहत होंगे। शुरुआती दौर से जब यंग ऑफिसर्स होते हैं, यंग पायलट ऑफिसर, फ्लाइंग ऑफिसर कमीशनिंग के बाद फ्लाइंग शुरू करते हैं, तो उन्हें पता होता है। नॉर्मल पीस टाइम में भी अगर आप देखें तो हर साल इंडियन एयरफोर्स में भी 5 या 10 हवाई जहाज के क्रैश होते हैं। हर साल 2, 4, 6 पायलट्स फेटल होते हैं। अगर हम रशियन एयरफोर्स की बात करें, उनकी फिगर्स भी हमारी जैसी हैं। यूएस एयरफोर्स में भी हर साल 6 या 8 क्रैश हो जाते हैं फाइटर विमान, और यूएस एयरफोर्स में पीस टाइम में भी हर साल 2 या 4 पायलट फेटल यानी डेथ हो जाती है। तो अभी युद्ध का माहौल है। मैं अमेरिकन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, सब एयरफोर्स के तरफ से जो कहूंगा कि हमें ट्रेन किया जाता है कि युद्ध के माहौल में ऐसी कैजुअलिटीज होंगी। जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं उनको पता है कि उनके नीचे इतने जहाज हैं, इतने पायलट हैं, इस तरह के खतरनाक मिशन है, तो कमांडिंग ऑफिसर अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल बखूबी करता है।
हर मिशन के पहले पीस टाइम या वॉर टाइम में यूएस एयरफोर्स में भी हमारे यहाँ पर भी ब्रीफ किया जाता है कि इस मिशन में क्या खतरे हैं, अगर आपको ऐसा हो गया तो आप कैसे इजेक्ट करेंगे, किस तरह से अपने को बचाएंगे, जमीन पर उतरकर किस तरह से अपने को बचाएंगे। जी। लेकिन हाँ, क्या अमेरिका के इस नुकसान से युद्ध की दिशा को कुछ नुकसान पहुंचेगा? ऐसा नहीं होता है। हम्म। ना क्या होता है कि इंडियन एयरफोर्स बहुत बड़ी है, जी जी। यूएस एयरफोर्स भी बहुत बड़ी है। हम्म। ऐसे छोटे मोटे में जानबूझ के इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि हम्म। जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कमांडिंग ऑफिसर है, जिसको लड़ना है ये युद्ध, वो ऐसे छोटे मोटे लॉसेस को बियर करता है। हम्म। और पायलट जो है, तो फ्लाइट सर अभी कमांडर्स अभी जो अमेरिका को पिछले होते हैं। 34 दिनों में जो लॉस हुए वो आपकी नजर में छोटे लॉसेस हैं या फिर बड़े लॉसेस हैं अमेरिका के लिए? नैना देखो, किसी भी एयरफोर्स की तरफ से मैं बात करूंगा, ये बहुत ही छोटे और बहुत ही नगण्य लॉस है, नेग्लिजिबल लॉस है। मैं आपको 1965 वॉर का एग्जांपल देता हूं। इंडियन एयरफोर्स ने 1965 में जो लड़ाई हुई थी, वो लड़ाई की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, 3 सितंबर से 21 सितंबर तक 1965 की जंग में। तो करीबन समझो 18 दिन का युद्ध हुआ। 18 दिन में इंडियन एयरफोर्स के टोटल फाइटर एयरक्राफ्ट लॉस करीबन 60 जहाज थे, और टोटल पायलट्स जो मारे गए करीबन 35 थे, और टोटल पायलट्स जो पकड़े गए, प्रिजनर ऑफ वॉर बन गए करीबन 16 या 18 थे। इसी तरह से 1971 का जंग की मैं बात करता हूँ। 1971 में जंग जो है उसने स्पीड पकड़ी 3 दिसंबर को, और जंग खत्म हुई 16 दिसंबर को। तो 2 हफ्ते का जंग हुआ। 1971 में इंडियन एयरफोर्स के टोटल फाइटर विमान कितने गिरे? करीबन 48, जिसमें से कि समझो कितने पायलट्स शहीद हुए, करीबन 14 या 16, और बाकी जो है वो पकड़े गए, प्रिजनर ऑफ वॉर बन गए। कुछ पायलट्स इजेक्ट करके इंडियन टेरिटरी में भी लैंड किए, तो वो जहाज गया, लेकिन पायलट जो है वो हमारी टेरिटरी में लैंड कर गया, तो प्रिजनर ऑफ वॉर नहीं बना। ये मैं फिगर्स इसलिए दे रहा हूँ कि 5% एट्रिशन रेट ऑफेंसिव एयर मिशन के दौरान माना जाता है इंटरनेशनल नॉर्म। तो अगर अमेरिका हर रोज 100 मिशन करता है, तो हम तो देखते हैं कि 5 जहाज हर रोज जाने चाहिए थे। तो अमेरिका के पिछले 35 दिन के युद्ध में 150 जहाज जाना चाहिए थे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उनको लेकिन सर ये भी तो बात है कि जब ये तो ठीक है, युद्ध का आगाज 34 दिनों में हुआ, लेकिन बड़ी स्तर पर तैयारी, घेराबंदी तो कई महीनों से हम देख ही रहे थे, और उस दौरान भी कहा जा रहा है कि बहुत नुकसान का सामना तो करना पड़ा। मेरे साथ में कुछ और खास मेहमान भी कनेक्ट हो चुके हैं, जल्दी से मिलवा देती हूँ। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी मेरे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं। विदेश मामलों के जानकार अरविंद सिंह तेजावत जी भी मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अमेरिका से राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर धीरज कौल भी मेरे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं। आप सभी खास मेहमानों का भी चर्चा में बहुत स्वागत है। शर्तेंदु जी, लेकिन एक बात और ये कि ये ईरान की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, क्या ये प्रोपोगेंडा वॉर अब हम इसको एक रूप में देख रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका को नुकसान पहुंचाया, अमेरिका ने जिस तरह से हमले किए, ईरान ने अपनी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया, लेकिन क्या 24 घंटे के अंदर 7 फाइटर जेट्स को गिराना, इज इट पॉसिबल? क्या अमेरिका की तैयारी इतनी कमजोर है? देखिए, ये कमजोरी की बात नहीं है। मेरा मानना है कि अमेरिका ने एक तरीके से पूरे विश्व को और ईरान के संदर्भ में बोला था कि उनका टोटल एयर डोमिनेंस है। उन्होंने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रखा है, ईरान की नेवी को खत्म कर रखा है, एयरफोर्स को नष्ट पहुंचाया है, पूरा खत्म कर रखा है। जब तक एक तरफ आप इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, आप कहते हैं आपने कमांड सेंटर उड़ा दिए, उनकी लीडरशिप उड़ा दी, टॉप लीडरशिप एलिमिनेट कर दी, और पूरा डोमिनेंस है, एट विल आप स्ट्राइक कर रहे थे। जब आप एट विल स्ट्राइक कर रहे थे तो आपको इतनी बड़ी क्षति हुई कैसे? आप जब एयर डिफेंस सिस्टम आपने पूरा तोड़ रखा था तो आपको ये चोट पहुंची कैसे? ये देखना पड़ेगा। तो दोनों तरफ से एक प्रोपोगंडा चलाया जाता है। अमेरिका जितने बड़े बड़े दावे कर रहा था उसकी पोल खुलती हुई नजर आई। ये कैसे उनको स्ट्राइक किया? यूके देवनाथ साहब ने बोला कि ये छोटी है कैजुअलिटी, लेकिन मैं मानता हूं कि अमेरिका, जब आप बड़े बड़े दावे करते हैं तो आपकी छोटी कैजुअलिटी भी बड़ी नजर आती, क्योंकि आपके दावों में छेद या डेंट नजर आता, आप ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि
ये देखिए पिछले 24 घंटे में इतने बड़े हमले हुए हैं और इतना बड़ा नुकसान हुआ है। तो एक तरफ तो आपके दावे कि आपने ईरान को आप खत्म करने के एवज में 2 हफ्ते के अंदर आप ईरान का अस्तित्व मिटा देंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देंगे, और दूसरी तरफ जब आप F-15 जैसे एयरक्राफ्ट को लूज करते हैं, आपका एक पायलट मिसिंग है जिसके लिए आप बोलते हैं कि आप कैसे रेस्क्यू करेंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपके अटैक हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अमेरिका को चोट पहुंची है, उसकी साख को चोट पहुंची है। और जो एक मिथ था कि अमेरिका को आप चोट नहीं पहुंचा सकते हो, उनके एयरक्राफ्ट को डैमेज नहीं कर सकते, वो सारे मिथ खत्म हो गए। कैसे डैमेज हुआ? देखिए, ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम यानी इंटैक्ट है, उसके पास S-400 है। इस्तेमाल हुआ नहीं हुआ मैं नहीं कह सकता, लेकिन डेफिनेटली जिस भी एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल हुआ हो, चाहे वो शोल्डर फायर्ड इगला सिस्टम हो या शोल्डर फायर्ड कोई से भी सरफेस टू एयर मिसाइल हो, या तमाम तरीके के उनके एयर डिफेंस, जो चाइना ने भी उनको एयर डिफेंस रिसोर्सेज सप्लाई किए हुए हैं वॉर शुरू होने से पहले, किसी के तहत हो। कहने मतलब है कि आप किसी भी दुश्मन के इलाके में इस इम्प्यूनिटी के साथ नहीं उड़ सकते, आप हमेशा वल्नरेबल है, और यही आपका प्रोफेशनलिज्म आता है। अमेरिकन सोल्जर कैजुअल होंगे अगर आपको गलत असेसमेंट करेंगे, जो बार बार आप ईरान के रिसोर्सेज, ईरान के मिलिट्री पावर का गलत असेसमेंट कर रहे हैं, लिहाजा आपको नुकसान हो रहा है। आपने गलत असेसमेंट किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला लेंगे, लेकिन आपका जो यूएसएस गेराल्ड पोर्ट है उसको रेस्ट एंड डिफीट के लिए जाना पड़ा, हालांकि वो फिर से ठीक हो गया, फिर से युद्ध भूमि आने, सागर में आने की तैयार है। यूएसएस अब्राहम लिंकन को आपने एसेस किया, लेकिन उसमें भी तमाम तरीके की स्ट्राइक हुई और आपको पीछे लेना पड़ा। तो हर चीज को आप गलत एसेस कर रहे हैं, और साथ में आप अपने आर्मी चीफ को सैक कर देते हैं लड़ाई के बीच में। आप अपने जो आपके स्ट्राइक फोर्स है जिसके तहत आप युद्ध लड़ रहे हैं, इस तरीके का आपने करीब दर्जनों अपने जनरल को सैक किया हुआ है। तो आप अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। आप एक अपने हंटर को लेके, चाहे अमेरिकन हो, चाहे यूरोप हो, चाहे विश्व का कोई कोना, उस पर एक समान रूप से चला रहे हैं। आप सिर्फ फेवरेटिज्म प्ले करते तो नेतन्याहू के साथ और पुतिन के साथ, बाकी किसी के साथ आपकी कोई संवेदना नहीं है। पार्शियल हो जाता है, वो मजबूरी है शायद। देखिए नैना जी, आपके इनके दोनों के कनेक्शन को एनालाइज करना पड़ेगा। वर्ड किस तरफ जा रहा है, किस तरीके से रशिया और पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मैं बात कर रहा हूं, मैं रशिया अमेरिका की नहीं बात कर रहा हूं। इन दोनों के इक्वेशन आपको बड़े डिफरेंट तरीके से देखना होगा, युद्ध किस दिशा में जा रहा है। और वहीं कीर स्टारमर 40 देशों की मीटिंग करते हैं अपने देश में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलाने के लिए, लेकिन कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं। सारे मीटिंग अटेंड करते हैं, लेकिन क्या इसकी रूपरेखा होगी, किस तरीके से इस पे एक्शन होगा, कोई बात नहीं। आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना है तो आप मिलिट्री ऑप्शन के लिए नहीं जा सकते, सीधी सी बात है। आपको ईरान के साथ टॉक टेबल पे आना पड़ेगा। आप प्रेशर जनरेट करना चाहते हैं तो प्रेशर तो आप अमेरिका के साथ भी मिलकर जनरेट कर सकते थे, वो ऑप्शन आपका क्लोज हो रखा है। तो क्या बात की इन्होंने 40 नेशन ने, ये आपको गौर करना पड़ेगा। और साथ में देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ रेड सी को आप नहीं डील लिंक कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा लेंगे तो रेड सी से हुती का अगर हमला जारी होता है तो इन दोनों को आपको कॉम्प्रिहेंसिव रूप से देखना पड़ेगा। एक स्टेट को दूसरे से कंपेयर करके दोनों के कंप्लीट चीज देना पड़ेगा। जो यूरोप की एनर्जी रिसोर्सेज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होके रेड सी या सुएज कैनाल से निकलते हैं, अगर कल वो चोक हो जाता है तो क्या करेगा? तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी दोनों को अमेरिका को रीअसेस करना पड़ेगा, कैसे खुलवाने की कोशिश करेंगे। और साथ में उस इलाके से नैना जी बहुत बड़ा इंटरनेट का केबल जाता है, अगर वो ध्वस्त हो गया, वो डैमेज हो गया, सर, तो इसी कल बात का तो डर पूरा है। विश्व अलग थलग पड़ता हुआ दिखेगा। इसको भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में रेड सी से बड़े इंटरनेट के केबल जाते हैं। अगर उसको डिस्ट्रक्शन हो गया, ईरान ने उसको सबटॉज कर दिया, या बमबारी में या सोनार सिस्टम से वो डैमेज हो गया, तो कल पूरे ये जितने प्रायद्वीप हैं वो आइसोलेटेड हो जाएंगे। फिर मुझे लगता अमेरिका है अपना एक चीज हालात बन गए। नहीं नैना जी, उसके पीछे लॉजिक है। हाँ। उसके पीछे फिर स्टार लिंक है जुड़ा हुआ, आपको उसको देखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मकसद यह है कि इस केबल को डैमेज करो, स्टार लिंक के वर्चस्व को पूरे विश्व में लाओ, जिससे कि एलन मस्क का फायदा हो। एक बिजनेस ओरिएंटेशन है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप बार बार ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जिससे कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, क्रूड प्राइसेस ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं। वो इस तरीके के मैनिपुलेटिव एक्शन करते हैं। तो आपको पूरे तरीके से मिलिट्री वॉर के साथ साथ आपको इकोनॉमिक वॉर देखना पड़ेगा, आपको वर्ल्ड का डोमिनेंस समझना पड़ेगा। आपको अमेरिका जो ईरान पे कब्जा करना चाहता है, वो मिडिल ईस्ट का पूरा वर्चस्व है उसका, उस पर आपको ध्यान देना होगा। और साथ में अपने बिजनेस हाउसेस को जो डोनाल्ड ट्रंप प्रमोट करते हैं, उसको आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा। तो एक इन्होंने मैसेज दिया है, इसीलिए वो नाटो के भी बरखिलाफ जाते हैं, मिडिल ईस्ट के भी बरखिलाफ जाते हैं। आप इंडो पैसिफिक रीजन में भी इंटरफेयर करना चाहते हैं, ये यहाँ खत्म होने वाला नहीं है। देखिए,
नाटो के बाद मिडिल ईस्ट के बाद इंडो पैसिफिक रीजन और उसके बाद पूरे विश्व में उथल पुथल। लेकिन इन सर, 3 क्या सालों ये में इतना डोनाल्ड आसान ट्रंप है? क्या क्या नहीं करेंगे, आपको ध्यान देना होगा। लेकिन सर, मुझे लग रहा है क्या ये इतना आसान है? मैं यही बात जरूर तेजावत जी का रुख करते हुए समझना चाह रही हूँ। अरविंद सिंह तेजावत जी, शरदेंदु जी ने बड़ी काम की बात ये कही कि पिछले कुछ वक्त से एक पैटर्न के साथ में अमेरिका की ये हमले और ये एक पूरा पैटर्न नजर आता है, लेकिन क्या आने वाले वक्त में ये सब पॉसिबल है? क्योंकि पहले वाले वक्त की दौर की बात अलग थी, अब 2026 ऐसा दौर है कि तमाम देश अब अमेरिका की इस असलियत को समझ रहे हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप जो सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर में कुछ कहते हैं, शाम होते होते कब यू टर्न मार जाते हैं, इतना अनप्रेडिक्टेबल वो हो चुके हैं। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप अभी तक अनप्रेडिक्टेबल थे, पर अब उन्हें प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि वो सर्वथा झूठे इंसान है। और जी बिल्कुल, तो अब बिल्कुल वो प्रेडिक्शन के काबिल है। और दूसरी बात ये है नैना जी कि बिल्कुल शरदेंदु साहब ने जो बात कही है उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज छोड़िए। जब अमेरिका और ज्यादा जो उसने डेडलाइन और वो हेडलाइन के जो अभी प्रेसिडेंट बने हुए हैं हर बार एक नई डेडलाइन दे देते हैं और हेडलाइंस में छाए रहते हैं। अगर उन्होंने कुछ किया जैसा कि उन्होंने एक डेडलाइन दे रखी है 24 घंटे की, तो आप ये पक्का मानिए कि बॉब अल मंदेब पे इरानियंस पहुंच जाएंगे और हूती की मदद से वो पूरा का पूरा वो जो रेड सी है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी तक 20% जो पूरा जो व्यापार था उसको डिस्टर्ब किया जा चुका है, उसके बाद में 25% हो जाएगा, क्योंकि बॉब अल मंदेब से 5% दुनिया का जहाज वहां से आवाजाही करते हैं। और उसके बाद में मुझे लगता है कि स्वेज कैनाल से आने वाले जितने भी जो जहाज है वो भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। और केबल वाली बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ईरानी प्रेसिडेंट और जो वहां के फॉरेन मिनिस्टर हैं दोनों ने ये बात कही है कि अगर हमें ज्यादा तंग किया गया तो हम उस केबल को भी काट सकते हैं। केबल के काटने का मतलब भले ही स्टारलिंक के जो मालिक है एलन मस्क उनको जरूर फायदा हो सकता है, पर ये पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो अमेरिकन चलाते हैं और एक बहुत बड़ी लॉबी है। अगर आप देखें इंटरनेट की, अगर दुनिया में बादशाहत है और उससे अगर करोड़ों खरबों डॉलर अगर कोई देश कमाता है तो वो यूनाइटेड स्टेट ही है। अब ये यूनाइटेड स्टेट की डेमोक्रेसी में हमें देखना पड़ेगा कि क्या जो मस्क साहब है वो क्या बाकी जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं उनको क्या वो अपने से नीचे कर पाएंगे या प्रेसिडेंट ट्रंप से नजदीकी का कोई फायदा उठा पाएंगे, ये देखना होगा नैना जी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत बिजनेस माइंडेड पर्सन है। डॉक्टर मोहम्मद आमीन, क्या यही बिजनेस माइंड पर्सन ही अब उनके लिए मुसीबत का सबब बन गया है क्या? क्योंकि अभी तक जो उनके प्रतिद्वंदी थे, जो उनके काउंटर पार्ट्स थे, अब वो उनको बड़ी चुनौती दे रहे हैं। और इवन मैं तो बोली, ईरान तो उनका काउंटर पार्ट था भी नहीं यहाँ पर ये, लेकिन ईरान क्या अमेरिका पर अब थोड़ा हावी होता हुआ नजर आ रहा है। मैं इजराइल को काउंट ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत तो दुनिया की अमेरिका अपने आप को बताता रहा है। देखिए नैना जी, जहां तक सवाल है अमेरिका के ट्रम्प साहब का, तो ट्रम्प साहब के बारे में मैं हर डिबेट में कहता हूँ और आज फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपकी डिबेट में भी कि ट्रम्प साहब नॉट ए पॉलिटिशियन, नॉट ए ब्यूरोक्रेट, नॉट ए डिप्लोमैट, इज ए वेरी गुड बिजनेसमैन। जब ये आप जिक्र कर रही थी तो बहुत बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं, उनको इसके अलावा कुछ आता नहीं है। पिछली बार भी जब सत्ता में आए थे और इलेक्शन में हार गए थे दोबारा, तो वो वहाँ को किस तरह से हालात बने अमेरिका के अंदर दुनिया जानता है। और अभी भी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ के उनके कई वर्डिक्ट दिए, उस पर भी उनको कोई वो नहीं है। और अभी भी सुनने में आया है कि उन्होंने अभी भी अपने जो कमांडर्स हैं और सेना के चीफ हैं उनको हटा दिया है। ये सब क्या दर्शाता है? इंटरनल अनरेस्ट है, जबकि गए थे ईरान में अनरेस्ट करने के लिए, सिविलियन वार कराने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ का बदलने के लिए, लीडरशिप बदलने के लिए। वहाँ इन्होंने जो गलती की वो सबसे खामनी की जो इन्होंने शहीद किया वहाँ पे मारा, वो इनके लिए उल्टा रिबाउंड हो गया। क्या हुआ कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिया लीडर थे, उनके लिए पूरी दुनिया एक जगह है, और वो रिलीजियस लीडर थे 79 से उस फैमिली के, और उनके साथ ये करके इन्होंने पूरे ईरान में जो कुछ लोग अगेंस्ट थे वो भी सब इकट्ठे हो गए इस्लाम के नाम पे। आज इनको बड़ी तकलीफ हो रही है, और ये बात को भूल गए कि ये कोशिश कर रहे थे कि ईरान के साथ हम अटैक करेंगे, क्योंकि आए बहकावे में इजराइल के। और आपको मैं बताऊं कि इजराइल 2.5 साल से लड़ रहा है, तो एक ही ग्राउंड पे लड़ रहा है, जो कि इनके जो चेले हैं वो लड़ रहे हैं वहाँ पे, हमास हैं, हुती हैं और हिजबुल्लाह हैं।
तो वो उनको छकाए पड़े हुए हैं। ट्रम्प साहब के चेले जो हैं, मतलब नेतन्याहू साहब। तो जब नेतन्याहू साहब वहीं नहीं जीत पा रहे हैं, 2.5 साल से चल रहा है, वार चल रही है, और ये लोग घुस गए पड़ोस में, कहाँ, लेबनान के अंदर। अब लेबनान के अंदर भी आप चले गए, हर जगह आप जाना चाहते हैं, और उधर तो इस तरीके से नहीं चलता है काम। और आपने पूरी दुनिया को समझ लिया कि हमसे बड़ा कोई है नहीं। आज उसने बता दिया, ऊंट जो है पहाड़ के नीचे आया, पता चला ऊंट को कि पहाड़ से ऊंचा भी कोई होता है, ऊंट से भी ऊंचा। अब सर ये आज स्थिति तो इनकी आज बुरी ऊंट हालत तो हो गई ठीक है, है। अमेरिका है, लेकिन पहाड़ जैसा ईरान आ गया ना, और उसकी हाँ, वही उम्मीद मैं तो बता कभी रहा की हूँ नहीं होगी कि ऊंट अमेरिका जो है ने। पहाड़ के नीचे आ गया। अब उनको ना आगे जाते बन रहा है, ना पीछे जाने बनता रहा है। अब वो कभी हरमोज की बात कर रहे थे, वो भी छोड़ के भाग गए। क्यों? कि आपने देखा होगा, जितने जो कोशिश ये कर रहे थे इनसे कि साथ इनके कंट्रीज आएंगे, जैसे चाइना था, जापान था, स्पेन था, इटली था, जर्मनी था, ग्रीस था, यूके था, फ्रांस था, ऑस्ट्रेलिया था, साउथ कोरिया था। इन सब ने डिक्लाइन कर दिया कि हम वारशिप नहीं भेजेंगे हरमोज में। बिल्कुल, और ये उसके सबसे बाद बड़ा इन्होंने झटका हो गया। नाटो देशों के उल्टी सीधी बातें कहनी शुरू कर दी कि हम विड्रॉ हो जाएंगे और हम करते हैं। इस तरह से नहीं चलता। जब नाटो देशों ने साफ कहा कि जो हमारा आर्टिकल 5 है, उसमें यह है कि हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा तब हम उसके ऊपर अटैक करेंगे मिलके। लेकिन ये नहीं है कि आप जाके जबरदस्ती अटैक करिए। और मुझे लग रहा है अमित जी कि शायद पहले तो फिर भी लोग मान लेते, लेकिन पहले रूस यूक्रेन वाला युद्ध, उसके बाद में जिस तरह से वेनेजुएला का रुख रहा है अमेरिका का वेनेजुएला को लेकर, उसके भी प्रति रूस और बाकी अन्य देशों की भी बहुत ज्यादा सहमति नहीं थी। ईरान पर भी एकदम से अगर वो उतर कर आ गए हैं तो ये भी बड़ा एक चुनौती का सबब जरूर रहा है। नैना जी, मैं एक बात तो स्पष्ट करना चाहूंगा कि इन्होंने क्या किया है कि दही के चक्कर में चूना चाट गए ट्रम्प साहब। रीजन क्या था? इन्होंने समझा था वेनेजुला कि वहां रात में जाएंगे, ट्रूपर्स उतारेंगे, उनके प्रेसिडेंट को अरेस्ट करके ले आएंगे। ये यहाँ पर खेल नहीं चलेगा। ये भूल गए कि इराक से लड़ाई लड़ी थी, तो इन्होंने चने चबाने पड़े थे इनको वहां पर। और ऐसा नहीं है आज, इसीलिए इस बात को ये कह रहे हैं, इन्होंने अपनी कॉरिडोर में, जो इनका एंट्री का कॉरिडोर है प्रेसिडेंट हाउस का, उसमें इन्होंने व्हाइट हाउस में लगा रखे हैं सबके फोटोज, जितने पहले वाले इनके जो प्रेसिडेंट थे, और उन प्रेसिडेंट के आगे उन्होंने स्लोगन्स लिख रखे हैं। और अभी उनकी बुराइयां, चाहे ओबामा हो, उनकी बुराइयां आप कर रहे हैं कि उन्होंने जो गलत काम किया। सर मैं तो ये सोच रही हूँ डोनाल्ड ट्रंप का स्लोगन कौन सा लिखेंगे आगे जाकर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो कहते कुछ है करते कुछ है, अपनी ही बातों पर टिके नहीं रहते। उनका कौन सा स्लोगन जो है वो फॉलो किया जाएगा। मैं दोबारा लौट रही हूँ जी, मैं दोबारा लौट रही हूँ। मैं जब तक धीरज कौल जी का एक बार रुक करती हूँ। धीरज कौल जी, क्योंकि आप ये कहा जाए कि मार्केट से कनेक्टेड है फाइनेंस सेक्टर के साथ में, अब बड़ी चर्चा ये हो रही है कि अमेरिका जो जिस रूप में बड़े दावे करता रहा अपने हथियारों को लेकर, पूरी दुनिया में मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट हथियारों का, या ये कहा जाता है कि अमेरिका की जो बड़ी आर्थिक रीढ़ एक तरह से ये हथियार है जो पूरी दुनिया को बेचते हैं कि भाई आपको सुरक्षित रखेगा, और तमाम हथियारों की बड़ी खेप जो करोड़ों बिलियन डॉलर्स में है, अब वही एक तरह से मात खा गए। और ये कहा जा रहा है कि अब भरोसा नहीं किया जा रहा है अमेरिका पर, चाहे बात कोरिया की हो, जापान की जो सबसे बड़े खरीदार हैं अमेरिका से हथियारों के, वो बड़े चिंतित हैं। तो क्या अब मार्केट में नए हथियारों का ये कहा जाए कि बेचने वाले आ रहे हैं, जिसमें रशिया, चाइना जैसे तमाम देश होंगे? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, डिफेंस इंडस्ट्री, आपके पैनलिस्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोली, अब मैं रिपीट नहीं करूंगा। अब आपने मुझसे वो पूछा है जो मैं करता हूँ। हाफ ऑफ माय डे गोज इन द फाइनेंशियल सेक्टर। तो हमारा डिफेंस बजट 1.1 ट्रिलियन डॉलर का है, और एज ऑफ नाउ तकरीबन हमारी एरोस्पेस एंड डिफेंस में 463 बिलियन का अभी काम हो रहा है। और हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं वो रेथियन है जिसका 251 बिलियन है, लॉकहीड मार्टिन 194, जनरल डायनेमिक्स 118, नॉर्थर्न गम्पन। मतलब मैं आपको ये क्यों बता रहा, हमारी जीडीपी 30 ट्रिलियन की है। इस साल एंटिसिपेटेड है 2.4% ग्रोथ, पर ये वॉर की वजह से शायद 0.3% ड्रॉप हो जाएगी। जब आप डिफेंस इंडस्ट्री को अमेरिकन इकोनॉमी से कंपेयर करते हैं तो एक फ्रैक्शन है। तो ये समझना कि अमेरिका सारी दुनिया की सारी अपनी पॉलिसी सिर्फ डिफेंस को ध्यान में रखते हुए बनाता है, एज अ मैक्रो इकोनॉमिस्ट, दैट इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट। क्या डिफेंस की लॉबी बहुत स्ट्रांग है? एब्सोल्युटली यस, उसमें कोई दो राय नहीं है। गन लॉबी इतनी स्ट्रांग है नैना जी कि यहाँ बच्चे मारे जाते हैं, स्कूलों में
शूटिंग्स होती हैं उसके बाद भी उसे कोई नहीं टच कर पाता। और दूसरी बात, अमेरिका डेफिनेटली वेपनरी सप्लाई करता है डिफरेंट एरियाज के अंदर इंडस्ट्री, और हमारे सबसे बड़े कंपीटर्स रशिया है और अब चाइना उतर रहा है मार्केट के अंदर। अब आप जो देख रहे हैं ईरान में होता हुआ, बहुत बड़ी मात्रा में इंटेलिजेंस शेयरिंग रशिया से हो रही है और चाइना से हो रही है। ये समझ लेना ना कि देखिए, मेरे बहुत मित्र ईरान से आते हैं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ ईरानियन सिविलाइजेशन की। 7,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, भारत के आजादी से पहले नेबर थे, हमारे म्यूचुअल कल्चर, बहुत कुछ चीजें कॉमन है। लेकिन जो वो अभी आपको दिखा रहे हैं अपने S-400 S-300 जो रशिया से लिए हैं, उनका जो मिसाइल सिस्टम है उसमें चाइना का बहुत बड़ा योगदान है उसे ट्वीक करने में। पिछले 10 साल से ये चल रहा है। ये जो लड़ाई चल रही है ये अमेरिका वर्सेस चाइना हो रहा है। और आप ही के शो पे हमने बहुत पहले बात की थी कि देखिए, वर्ल्ड में वर्चस्व इस टाइम है रेयर अर्थ का। 4 चीजें अगर आप फाइनेंस को समझना चाहती हैं फ्यूचर में, रेयर अर्थ जो रॉ मटेरियल है मिलियंस ऑफ थिंग्स के लिए, आप मिसाइल उठा लीजिए, आप सेमीकंडक्टर चिप्स उठा लीजिए, कंप्यूटर, फोन, उसका 90% माइनिंग की कैपेबिलिटीज, मैं ध्यान दीजिएगा मैं बोल क्या रहा हूं, 90% माइनिंग की कैपेबिलिटीज चाइना ने ऐसी डेवलप की हैं कि वर्ल्ड से 10 साल आगे है। हमें उसे कैच करने में टाइम लगेगा, लेकिन अमेरिका की 3 बड़ी कंपनियां हैं जो बहुत तेजी से इस पे काम कर रही हैं। नंबर 2, एनर्जी। इस टाइम एनर्जी पे जो कंट्रोल करेगा वही चाइना को एक तरीके से आप काउंटर कर सकते हैं। और अगर हरमुज आ गया अमेरिकन इन्फ्लुएंस के अंडर, वेनेजुएला तो ऑलरेडी है ही, और अमेरिका, अगर आप ये तीनों को कंबाइन कर दीजिए तो डिपेंडिंग ऑफ कौन सी जर्नल को पढ़ते हैं, 61 to 65% वर्ल्ड का एनर्जी रिसोर्स, फॉसिल फ्यूल का, न्यूक्लियर की नहीं बात कर रहा, फॉसिल फ्यूल का अमेरिकन कंट्रोल में आ जाएगा। उससे एक तो पेट्रो डॉलर बढ़ेगा, दूसरा हमारे पास एक तुरुफ का यक्का होगा। और ये मत भूलिए कि 90% एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल एंड गैस जो ईरान करता है बिकॉज ऑफ सैंक्शंस, वो सिर्फ चाइना को जा रहा था। और मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आप हरमुज को भी उठा लीजिए तो 90% हरमुज के थ्रू जो सामान जाता है वो आपका जापान को जा रहा है, चाइना को जा रहा है, भारत को जा रहा है। तो इसीलिए ये कंट्रीज बहुत इफेक्टेड हैं। ये एक बहुत लंबी गेम प्लानिंग है। दिस इज नॉट द, अगर आप इकोनॉमिक्स में जाएंगी तो इसके बहुत बड़े इंप्लीकेशंस हैं। मैं आपको कुछ नंबर देता हूं, मुझे 2 मिनट दीजिए। पहली बात, इस वॉर की कॉस्ट तकरीबन 15 से 20 बिलियन डॉलर प्रति डे है। हम अभी तक 45 बिलियन डॉलर इस पे स्पेंड कर चुके हैं। ये जो वॉर, अगर हम 2 क्वार्टर्स इसको खींचेंगे तो 500 बिलियन से 1 ट्रिलियन की इसकी कॉस्ट आएगी। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ग्लोबल जीडीपी को जब भी $10 प्रति बैरल, जो $60 पे था, आज 110-105 के बीच में हवर कर रहा है, $10 बढ़ता है तो 0.2 to 0.4 ग्लोबल जीडीपी ड्रॉप होती है। ग्रोथ इकोनॉमीज की तो और ज्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो वॉर है वर्ल्ड को स्टैगफ्लेशन के थ्रू गुजारने वाली है, अगर अगले 3 हफ्ते में बंद नहीं हुई तो। और उसके आगे चली तो ग्लोबल रिसेशन के बहुत बड़े थ्रेट्स हैं। इसमें अमेरिकन इकोनॉमी को तो पड़ेगा ही झटका, लेकिन ग्रोइंग इकोनॉमीज को सबसे बड़ी मार पड़ेगी, ऐसी इकोनॉमीज को जो फॉसिल फ्यूल के लिए हरमुज पे डिपेंडेंट है खास तौर पे, और उनके ऊपर बहुत मार पड़ेगी। अब लकीली इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने डाइवर्सिफाई किए हैं सोर्सेज। चाइना के ऊपर तो डेफिनेटली इससे इफेक्ट पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि फाइनेंशियल फोर्सेस अब कंट्रोल लेंगी बहुत जल्दी, 2, 3, 4 हफ्ते। लेकिन इसमें 3 ऑब्स्टिकल हैं। एक जो 1000 पाउंड का यूरेनियम है, उसे हम कैसे निकालेंगे? उसके बगैर क्या इजराइल इस वॉर को खत्म करने देगा? उनका एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। सेकंड, सऊदी, यूएई और कतर, जिसके ऊपर अब सिविलियन टारगेटिंग बैक एंड फोर्थ शुरू हो चुकी है और उनकी लड़ाई 1 दशक से चल रही है प्रॉक्सीज के अंदर, तो वो भी बड़े पुश कर रहे हैं यूएस को। और तीसरी बात है कि स्पेस सेविंग। इसमें कोई शक नहीं है धीरज जी कि जिस रूप में ये पूरा अगर ये तनाव आगे बढ़ रहा है तो उसमें अमेरिका को तो नुकसान होगा, लेकिन उससे ज्यादा पूरी दुनिया को होगा। लेकिन अमेरिका के नुकसान की चर्चा इसीलिए ज्यादा क्योंकि अमेरिका अपने आप को हमेशा से सुपर पावर और दुनिया के लिए एक आइडियल बनने की कोशिश या फिर तस्वीर पेश करता रहा है ना, दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा एक तरह से है जी। और चाहे बात इकोनॉमिक वाइज हो, क्षेत्र वाइज हो, डिफेंस के क्षेत्र में हो, या ये का जो नैरेटिव भी है एक बहुत बड़ा जी।
ये मैं एक बात इसमें क्लैरिफाई करूंगा, ऐसा नहीं है कि अमेरिका बनना चाहता है। यहाँ पे जो एथिकल है। वैल्यूज एक कॉमन मैन को सिखाई जाती हैं वो कंपैशन एम्पैथी की हैं, लेकिन जो स्टेट की पॉलिसीज हैं वो कभी उसे कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में प्रोटेस्ट होते हैं लिबर्टी फ्रीडम के नाम के ऊपर, बहुत होते हैं, और अपनी ही सरकार के खिलाफ होते हैं। तो यहाँ पे वॉइस ऑफ फ्रीडम बहुत ज्यादा है, यहाँ लोगों की स्ट्रांग ओपिनियन है। और अब आपने देखा जो लास्ट हमारा ट्रम्प के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें दबे हुए मुद्दों को फिर वापस एप्स्टीन फाइल, और नेक्स्ट वीकेंड पे मोस्ट लाइकली, मुझे खुद अभी 500 ट्वीट्स तो मुझे आ गए हैं कि नेक्स्ट वीकेंड आप ज्वाइन करिए। मैं सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में हूं, जो एपी सेंटर है ट्रम्प के खिलाफ आवाज का। तो मैं पहले पेंसिल्वेनिया में था जो स्विंग स्टेट थी, और वहां पे ट्रम्प को हमने उनके लिए कैंपेन भी किया। लेकिन अब चीजें बहुत बदली हुई हैं यूएस के अंदर, और मिड टर्म नवंबर में जो आ रहे हैं, ये जानना जरूरी है कि उनको फेस सेविंग के लिए एक तो जो स्विंग वोटर्स हैं जा चुके हैं, और जो मागा वोटर बैंक है उसमें भी 20% ड्रॉप आया है, तो अब 80% ही बचा है। जो अभी जो पूरे टर्न्स एंड ट्विस्ट है, क्या वो इसी मिड टर्म इलेक्शन को लेकर है, यही तो बात है। लेकिन शरदेंदु जी, एक बात जो धीरज जी ने कही कि ठीक है वेनेजुएला तो पहले कंट्रोल में आ ही चुका है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी आ जाता है, तो खासतौर से एनर्जी सेक्टर में भी अपने आप की बादशाहत एक तरह से अमेरिका सेटअप कर ले। लेकिन क्या वो इतना ईजी है? ठीक है, वेनेजुएला और अमेरिका की अगर दूरी भी बात की जाए तो लगभग 2061 मील के आसपास की है। लेकिन अगर मैं देख रही थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर अमेरिका की दूरी भी लगभग 11,280 किलोमीटर के आसपास की, 7,000 माइल्स की। मैं बोल रही हूँ ये तो चलिए ये इस तरह की डिस्टेंस वाइज वाली दूरी है। वेनेजुएला को कंट्रोल करना कंपैरेटिवली शायद अमेरिका के लिए इजी होगा, लेकिन क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो ख्वाब देखा जा रहा है क्या वो इतना इजी है? बूट्स ऑन ग्राउंड भी इतना इजी नहीं होगा जहां तक मुझे लगता है अमेरिका के लिए। देखिए नैना जी, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, चाहे ईरान हो, चाहे मिडिल ईस्ट के ऑयल रिफाइनरीज हो, चाहे वेनेजुएला के, अमेरिका को कौन अथॉरिटी देता है कि आप वर्ल्ड के रिसोर्सेज को कंट्रोल करें? नंबर एक, क्या आपका यही राइटियस पाथ है मागा के लिए कि पूरे दुनिया के रिसोर्सेज इट इज ओनली मेंट फॉर अमेरिका? एंड आप किसी भी कंट्री के सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को नहीं मानेंगे। आप एक देश में चल जाएंगे, वहां के हेड को उठा लेंगे, दूसरे देश में उनके सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट कर देंगे, और फिर कहेंगे कि हम 60% एनर्जी को कंट्रोल करना चाहते हैं क्योंकि हम चाइना से लड़ना चाहते हैं। तो आप 60% पे क्यों रुक रहे हैं? आप 90% पे जाइए, फिर 100% पे जाइए। देखिए, यहाँ पे अमेरिका एग्रेसर है, इसको समझना पड़ेगा, और इसी एग्रेशन की वजह से वर्ल्ड इनके खिलाफ है। इसी के एग्रेशन की वजह से नेटो कंट्री और यूरोपियन नेशन उनसे अलग हैं। जो यूके आपको ब्लाइंडली फॉलो करता था, आज वो भी अपने मिलिट्री बेसिस को इस्तेमाल नहीं करने देता। स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली आपके साथ नहीं खड़े होने के तैयार, और तमाम विश्व आपके अगेंस्ट होता चला जा रहा है। तो इस चीज को अमेरिका को समझना पड़ेगा। आप एग्रेसर हैं, और आपके जो आपने रास्ता चुना है वो सही नहीं है, अनएथिकल है। आप बिजनेस के लिए आप चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन बाकियों को भी जीने और अपनी सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी की रक्षा करने का हक है, और यहाँ पे अमेरिका मार खाता हुआ दिख रहा है। इसी वजह से आज की डेट में पूरे विश्व में अमेरिका अलग थलग पड़ता चला जा रहा है। आप मिलिट्री पावर है, आप इकोनॉमिक पावर है, आप अपने ज्योग्राफिकल बाउंड्री में रह के अगर आप कोई कार्रवाई करते हैं, तमाम तरीके के अपने एंटरप्रेन्योरशिप का स्किल दिखाना चाहते हैं, रेयर अर्थ को कंट्रोल करना चाहते हैं या डेवलप करना चाहते हैं, एनर्जी को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसके मीन्स हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का आपने बुरा हाल कर रखा है, यूएन की आप सुनते नहीं, जेनेवा में टॉक होती है आप स्ट्राइक कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लीगल ग्राउंड पे है नहीं। और अगर डोनाल्ड ट्रंप में इतना बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप था तो उनको अपनी सीक्वेंसिंग को चेंज करना चाहिए था। आपने वेनेजुएला किया, उसके पास ग्रीनलैंड की तरफ आए लगा, और कितना रिसेंटमेंट है। आप फिर जब आप ईरान पे आते हैं तो पूरा विश्व आपके खिलाफ है। अगर आपको एनर्जी रिसोर्स था तो आपको इसको रिवर्स ऑर्डर में जाना चाहिए। पहले ईरान को अगर आप रिजॉल्व करते तो शायद तमाम नाटो कंट्री आपके साथ होते, वो एंटेगनाइज नहीं होते। वो एंटेगनाइज हुए ग्रीनलैंड से, वेनेजुएला की वजह से। तो आप ईरान को रिजॉल्व करते, फिर ग्रीनलैंड, फिर वेनेजुएला पे जाते, फिर ग्रीनलैंड की बात करते। कहीं आपने पूरा चक्र ही उल्टा चला दिया, इससे पूरे आपके एलाइज भी आपके अगेंस्ट हो गए। तो आपने के अंदर बिजनेस एक्यूमेनशिप या चीजों को एनालाइज करने की क्षमता कम हो गई। आपने जल्दीबाजी में एक्शन लिया, लिहाजा आप सिर्फ बिजनेस देख रहे हैं, कहां आपका इजी टारगेट है, कहां पे आप प्रिवेल कर सकते हैं। अगर आपके इतनी रिसोर्सेज है तो रशिया भी बहुत बड़े ऑयल को कंट्रोल करता है, आपका नेबर कनाडा भी है, तो वहां भी तमाम तरीके के ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज हैं। जनता को अगर आपको उनकी जनता की अगर आपूर्ति करनी है तो खुद के दम पर की जाती है या दूसरों की दम पर? इस बात पे धीरज कुछ कह रहे हैं, मैं रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर बाकी गेस्ट का रुक करियो। जी धीरज जी 20 सेकेंड्स में प्लीज। जी
देना चाहता हूँ। टोटल हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है 1.1 ट्रिलियन की है, तो 30 से 1.1 ट्रिलियन कंपेयर करिए तो नंबर्स आपको क्लियर हो जाएंगे। लेकिन एक बात मैं बार बार बोलना चाहूंगा, ईरान की रिजीम कितना बड़ा थ्रेट है इसराइल के लिए और कितना बड़ा थ्रेट है अमेरिकन एलाइज यूएई, दुबई, कतर, बहरीन के लिए, ये हम सब जानते हैं। लेकिन क्या लेकिन धीरज जी, ईरान क्या की वो रिजीम अमेरिका के लिए था क्या थ्रेट? अमेरिका के लिए थ्रेट था क्या? एग्जैक्टली Only मैं one यही sentence पॉइंट पे आ रहा I था, think, only वो one मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था। एक सेकंड मुझे खत्म करने दीजिए। क्या वो अमेरिका के लिए थ्रेट है? इसी बात को ट्रंप ने लास्ट स्पीच में भी बोला, उससे पहले भी बोला, लेकिन अमेरिका की जनता इसको बाय नहीं कर रही। यहाँ पे इसका रिजेंटमेंट बढ़ता जा रहा है कि ये हमारे लिए इमिनेंट थ्रेट नहीं है, इसराइल के लिए होगा। कितनी शहीदियां हम इसराइल के लिए देंगे, बिल्कुल। 400 बिलियन 200 बिलियन डॉलर हर साल हम उन्हें देते जा रहे हैं। उन्होंने जो गाजा में किया उसके खिलाफ यहाँ बहुत बड़ा रिजेंटमेंट है। मैम, मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूं इसराइल का, लेकिन जो गाजा में हुआ, मैं फिजिशियन हूं, मैं अपनी आंखों पे काली पट्टी बांध के बिल्कुल ये नहीं रह एट्रोसिटीज सकते। मैं भी नहीं देख सकता, ना किसी को देखनी चाहिए। इंसानियत- और जो अब इंसानियत इसराइल की हत्या और है जो वो। और एक पॉइंट और, जो ईरान में इस टाइम हो रहा है, वहां डायलिसिस 30% बचा है, इन्फेक्शियस डिजीज की दवाइयां खत्म हो रही हैं। इंडिया से एक प्लेन रिफिल के लिए आ रहा था, टारमेक पे पड़ा था, उसे उड़ा दिया गया। तो ये दुनिया में दिख रहा है, आज सोशल मीडिया का जमाना लेकिन है, बात यही चीजें तो है ना दिखती है। धीरज जी, दुनिया को अब दिख रही चीजें, पहले की चीजें अलग थी। जो अभी तक वो सुपर पावर या ये सारे जो एक बलून थे, वही बात यूके देवनाथ जी, वो बलून क्या बस्ट हो रहे हैं? अच्छा, यहाँ पे शरदेंदु जी बात अपनी पूरी कर लें जी। एक सेकंड, देखिए अमेरिका की जो सिक्योरिटी और इजराइल की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने ईरान पे स्ट्राइक किया, इससे आपके सिक्योरिटी कंसर्न और बढ़ गए हैं। अब बिल्कुल। ईरान चुप नहीं रहने वाला, वो अपने प्रॉक्सीज और तमाम ऐसे फिदाइन से अमेरिका के 50 स्टेट में कहीं भी कभी भी हमला कर सकता है, और नॉट ओनली 50 स्टेट, वेयरएवर अमेरिकन आर स्टेइंग। और इसी तरह इजराइल, ज्यूज भी आज की डेट में खतरे पे आ गए। ये रुकने वाला नहीं है, ये आगे आने वाले डिकेड दर डिकेड, जनरेशन दर जनरेशन चलना है, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी क्षति, बहुत बड़ा आहत दिया है इजराइल को, वो और ईरान को, वो रुकने वाला नहीं है। और जब आप किसी के मैं धार्मिक गुरु को यूके मारते देवनाथ हैं, जी का रुक धार्मिक करूं, sentiment लेकिन जी, लेकिन मोहम्मद कंसर्न अमीन और जी, बढ़ क्योंकि जा रहा है। यहाँ पे जो अब बात आप हो रही है, देखें। आयतुल्लाह अली खामनेई मुस्लिमों के बड़े नेता के तौर पर अगर उनकी हत्या कर दी गई, तो ये वही जो बात अभी शरदेंदु जी ने कही कि ये अपने आप में अब वो खतरा सिक्योरिटी के लिए और बढ़ा दिया गया, क्योंकि नाराजगी तो बड़े स्तर पर पूरी दुनिया में नजर आ रही है। अमीन जी देखिए, अभी तो प्रॉक्सी वार सुनी है आपने कि हुती और हमास और हिजबुल्लाह लोग हैं ये, लेकिन मैं समझता हूँ शिया के जो लड़ाके हैं वो भी हैं, और वो सुसाइडल अपने बाहर कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। अभी तो डिफेंस मिनिस्टर जो इजराइल के थे, वो बॉर्डर पे दौरा करने गए थे, वो चूक लगी उनको, वो भी जख्मी हो गए। ऐसा नहीं कि उन्होंने हर जगह टारगेट कर रखा है, इसीलिए आपने देखा उन्होंने प्लान के तहत सबसे पहले उन्होंने देखे खाड़ी देशों को किया, जहां पे इनके बेसिस थे, जहां से इनको अप्रोच हो सकती थी, इसलिए उन्होंने कोशिश किया सबसे पहले इनके वो उड़ा दें, क्योंकि वहां से आ नहीं सकते। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा टेक्निकली, कि इस रीजन में ना तो रशिया इनको आने देगा, ना ही चाइना आने देगा, और ना ही कोरिया आने देगा। आप देखिए, और सबसे बड़ी बात क्या है, जो अभी आप कह रहे थे, यूएस से जो बात कर रहे हैं, वो एक बात को कह रहे थे, तो उनको ही समझना होगा इस बात को कि हर चीज का एक लॉ होता है। चाहे वो आप देखिए, अगर आप फाइट भी करते हैं तो एयरफोर्स भी जाती है, तो अगर उसको हॉस्पिटल दिखता है तो नहीं डालते, ड्रॉप करते। इन्होंने स्कूलों को नहीं छोड़ा, हॉस्पिटल्स को नहीं छोड़ा, सिविलियन एरिया को नहीं छोड़ा। एक एथिक्स होता है हर चीज का। आप देखिए वॉर के लिए भी, और जब भी कोई बात होती है यूनाइटेड नेशंस की, वो बात सुनने को तैयार नहीं है। इंटरनेशनल लॉ इन पे लागू नहीं है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इनको कोई बात नहीं तैयार है। तो ये सब चीजें दिख रही हैं, और अभी बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं, और जिनकी गार्ड करने आए थे वो ये इन पे बिलीव नहीं करेंगे। बिल्कुल। तेजावत जी कुछ कह रहे हैं, तेजावत जी कुछ कह रहे हैं जी, तेजावत जी कुछ कह रहे हैं, सर थोड़ा जल्दी, फिर यूके देवनाथ जी का भी। मैं बिल्कुल बहुत ही छोटे में ये कहना चाहता हूँ कि धीरज जी के जितने भी जो तर्क हैं, वो दरअसल नव उपनिवेशवादी, नव साम्राज्यवादी है। तो वो पूरी तरीके से उसमें कोई फर्क नहीं है। जैसे कि पुराने उपनिवेशवाद में होता था कि शोषण का तंत्र कैसे खड़ा किया जाए और कैसे साम्राज्य को बढ़ाया जाए। उन्होंने जो तर्क दिए कि चीन के खिलाफ है, रूस के खिलाफ है, और उसने भारत जैसे देशों को कन्विंस करने की कोशिश की, तो भारत का हित बिल्कुल उनमें नहीं है। क्योंकि अमेरिका ने जितना भारत के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाया, जिस तरीके उसकी एनर्जी सिक्योरिटी को उसने नुकसान पहुंचाया है, और वो लगातार काफी 3-4 डिकेड से कर रहा है। ऐसे में कभी भी ये जो सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, खासकर अमेरिकन डिप्लोमेट्स के द्वारा, और मुझे मालूम है कि एक बार हेनरी किसिंजर उदयपुर आए थे, और वो क्योंकि प्राइवेट विजिट पर थे और वो रिटायर्ड हो चुके थे, तो उन्होंने ये कहा कि अमेरिका ने जितना भारत को बेवकूफ बनाया, शायद उतना
किसी ने नहीं बनाया है। बिल्कुल। खैर समय की बाध्यता है, जी, जी। तो मैं उस पूरी बहस में जाना नहीं चाहूंगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच तेजावत जी। लेकिन यूके देवनाथ जी, एक और बात जो यहाँ पर बड़ी बात सामने आ रही है, क्योंकि हम इन हथियारों की बात कर रहे थे, नए मार्केट एस्पेक्ट्स की बात कर रहे थे, एक रिपोर्ट तो मैं ये पढ़ रही थी जिस तरह से ईरान ने बड़ी चुनौती दी है अमेरिका को, हो सकता है कि हथियारों के इस बड़े मार्केट में बेचने के लिए लोग ईरान के हथियारों पर ज्यादा भरोसा करने लगेंगे वनिस्पत अमेरिका के। नैना जी, इसमें कोई शक नहीं है कि शायद अमेरिका की छवि थोड़ी सी धूमिल हुई है, लेकिन देखिए जहां तक हथियारों की बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिकन हथियार जो हैं दुनिया में बेहतरीन। मैं एज ए पॉलिटिशियन बात नहीं कर रहा, मैं एज एन एयरफोर्स एक्सपर्ट बात कर रहा हूँ। तो अमेरिकन हथियार जो हैं दुनिया में बेहतरीन हथियार हैं, और दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाएंगे, अगर सेम कीमत है, अगर आप इंडिया को भी ऑप्शन देंगे, अगर सेम कीमत है, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि सब लोग अमेरिकन वेपन सिस्टम को ही पसंद करते हैं। बिल्कुल। इसका रीजन है कि अमेरिकन वेपन सिस्टम्स बहुत हाईली इफेक्टिव होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, रिलायबल होते हैं। इसके मुकाबले चाइनीज सिस्टम्स जो हैं शायद इतने रिलायबल ना हो। क्या 2026 में अब जब ईरान के साथ में युद्ध हुआ, क्या ये वाला नैरेटिव चेंज होगा या अभी भी वही आंकड़े सेम रहेंगे, भरोसा वही रहेगा? नैना जी देखिए, जब भी किसी देश में वेपन सिस्टम खरीदना होता है तो प्रोफेशनल्स जाके चेक करते हैं, वहाँ पे इमोशंस का या पॉलिटिक्स का कोई जगह नहीं होता है। फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, टेक्निकल एडवाइजर होते हैं, उस सिलेक्शन टीम में इंजीनियर्स और साइंटिस्ट होते हैं। अमेरिकन वेपन्स जो हैं वो किसी भी वेपन सिस्टम से दुनिया में फिलहाल बेहतरीन है, चाहे वो रशियन वेपन सिस्टम हो, चाइनीज वेपन सिस्टम हो। इसका रीजन मैं बताता हूँ। रीजन ये है कि मास प्रोडक्शन हो रहा है वहां पर। हम सोच रहे हैं कि F-35 दो गिर गए हैं तो शायद कोई खरीदेगा नहीं, ऐसा है नहीं। अमेरिका दुनिया को 1000 F-35 बेच चुका है। इसके मुकाबले आप दूसरा स्टेल्थ विमान देख लीजिए, रशिया का सुखोई 57 अभी तक एक भी नहीं बिका है। इसके मुकाबले आप लेकिन बात तो यही है कि क्या मार्केट का नैरेटिव चेंज हो रहा है? जिन्होंने F-35 दुनिया भर में अलग अलग देशों ने लिया, क्या वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? अगर ये जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें अगर आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, तो ये अच्छी बात है, हो सकता है कि लोगों का भरोसा बरकरार रहे। लेकिन फिलहाल मौजूदा हालात में तस्वीर जरूर बदल रही है। वक्त इतना ही है, प्लीज एक्सट्रीमली सॉरी धीरज, मैं नेक्स्ट टाइम जरूर कनेक्ट होती हूँ। फिलहाल आज यहाँ पर रुकना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप सभी मेरे साथ शामिल हुए, आप सभी का बहुत शुक्रिया। इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।